फ्रेंड्स, स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी की एथिक्स की क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। देखिए, एथिक्स के सिलेबस में टोटल 8 यूनिट हैं और इन 8 यूनिट में से हम लोगों ने 4 यूनिट को ऑलरेडी कवर कर लिया है, यानी कि हम लोगों के सिलेबस का 50% हिस्सा कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए, आज के वीडियो में हम लोग यूनिट 5 को स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, यूनिट का नाम है पब्लिक सर्विस वैल्यूज, स्टेटस एंड प्रॉब्लम्स। तो देखिए, पब्लिक सर्विस और वैल्यूज दो शब्द आए हैं, यानी कि पहले हमको समझना होगा वैल्यू का क्या मतलब होता है और इसके साथ ही हमें पब्लिक सर्विस को भी डिफाइन करना होगा। तो देखिए, वैल्यू को तो इस सीरीज में हम लोग कई बार डिफाइन कर चुके हैं कि वैल्यू का मतलब होता है कि आप अपने जीवन में किन चीजों को महत्व देते हैं या फिर किन चीजों को मूल्य देते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति अपने जीवन में ईमानदारी को बहुत ज्यादा महत्व दे सकता है, वहीं पे जो दूसरा व्यक्ति है वो अपने जीवन में परोपकार को बहुत ज्यादा मूल्य दे सकता है। यानी कि अलग अलग लोग अपने जीवन में अलग अलग चीजों को कम या ज्यादा वैल्यू देते हैं, इसी से उनके मूल्यों का निर्धारण होता है। फिर दूसरा शब्द आता है पब्लिक सर्विस। तो देखिए, बहुत ही सिंपल इसका मतलब है कि सरकार के द्वारा जनता को, आम लोगों को जो सुविधाएं दी जाती हैं उसको हम लोग कहते हैं पब्लिक सर्विस। अब हम लोग समझेंगे कि देखिए, जो पब्लिक सर्विस है इसमें किस तरह के मूल्य होते हैं, वर्तमान में किस तरह के मूल्य हैं, पहले के समय में किस तरह के मूल्य थे। अब देखिए, बात करते हैं स्टेटस ऑफ पब्लिक सर्विस वैल्यूज की। तो देखिए, जो हमारी पब्लिक सर्विस की वैल्यूज हैं वो दो तरह की होती हैं। एक तो ट्रेडिशनल यानी कि पारंपरिक, और दूसरी नई। अब देखिए, क्या है कि पारंपरिक रूप से हमारा पुराना जिस तरह का समाज था उसके अनुसार जिस तरह का प्रशासन था, तो उसी के हिसाब से हमारी पुरानी वैल्यूज भी थी प्रशासन की। लेकिन अब देखिए, क्या है कि भारत में आर्थिक उदारीकरण हुआ, प्रशासन में बड़े बदलाव आए, तो इसकी वजह से जो हमारा प्रशासन है, जो पब्लिक सर्विसेज है, इसकी वैल्यूज में भी परिवर्तन हो गया। जाहिर सी बात है, जब सामाजिक आर्थिक दशाओं में परिवर्तन होता है तो इसके साथ ही जो वैल्यूज हैं वो भी चेंज हो जाती हैं। तो देखिए, ट्रेडिशनल वैल्यूज ऐसी कौन सी हैं जो आज के समय में भी प्रासंगिक है, यानी कि पहले के समय में भी प्रासंगिक थी और आज भी प्रासंगिक है। देखिए, पहली आती है डेडिकेशन, यानी कि जो आप काम कर रहे हैं उसके प्रति आप कितना समर्पित हैं। तो देखिए, ये पहले भी प्रासंगिक थी, आज भी प्रासंगिक है और हमेशा ही प्रासंगिक रहेगी। इसके साथ ही इम्पैथी आ जाती है, यानी कि आपको सहानुभूति कितनी है, जिन लोगों को आप सर्विस दे रहे हैं, जिन लोगों को आप सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, उनके साथ आपको कितनी सहानुभूति है, कितनी आपके अंदर जिम्मेदारी की भावना है। इसके साथ ही जो आप लोग जन सेवा कर रहे हैं उसको आप किस नजर से देखते हैं, यानी कि जो जनता की सेवा है उसको क्या आप एक कर्तव्य की तरह देखते हैं। फिर देखिए, ऐसी ट्रेडिशनल वैल्यूज आती हैं जो वर्तमान समय में प्रासंगिक नहीं रही हैं। यानी कि पहले के समय में जैसा प्रशासन था, जिस तरह से जनता को सेवाएं प्रदान की जाती थी, उस समय ये वैल्यूज बहुत महत्वपूर्ण थी। लेकिन आज के समय में ये वैल्यूज उतनी प्रासंगिक नहीं है। जैसे कि सेंट्रलाइजेशन। अब देखिए, क्या है कि जो केंद्रीयकरण होता है प्रशासन में, सरकार में जो केंद्रीयकरण होता है उसको वर्तमान समय में इतना अच्छा नहीं माना जाता है। अब हमारे यहाँ क्या है, पंचायत बनाई गई है, नगर पालिका बनाई गई है, अलग अलग स्तरों पे डिसेंट्रलाइजेशन किया गया है। तो अब जबकि डिसेंट्रलाइज्ड हो रहा है प्रशासन, तो ये जो पुरानी सेंट्रलाइजेशन की वैल्यू है ये अपना महत्व खो चुकी है। इसके साथ ही देखिए, प्रोसीजरल करेक्टनेस। अब देखिए, प्रोसीजर क्या होता है, मान लीजिए आपको कोई काम करना है तो इसकी एक प्रक्रिया होती है जिसका निर्धारण सरकार के द्वारा किया जाता है। तो पहले देखिए क्या होता था कि प्रोसीजर को अधिकारी बिल्कुल भी नहीं छोड़ता था, भले ही काम कितने लंबे समय तक रुका रहे। लेकिन देखिए, जो वर्तमान का प्रशासन है वो इस चीज की डिमांड करता है कि आप काम को जल्दी से जल्दी निपटाइए। इसके लिए प्रोसीजर में आप कुछ परिवर्तन भी कर सकते हैं। देखिए, यहां पर यह नहीं कहा जा रहा है कि आप प्रोसीजर को पूरी तरह से छोड़ सकते हैं, लेकिन प्रोसीजर में आप यथासंभव जो परिवर्तन है उनको करके और जो काम है उसको ईमानदारी पूर्वक पूरा कर सकते हैं। ईमानदारी बस होना चाहिए। जब आप प्रोसीजर तोड़ रहे हैं या प्रोसीजर में कुछ परिवर्तन कर रहे हैं तो इसको आप अपने लाभ के लिए ना कर रहे हो। इसके साथ ही हायरार्की। देखिए, पहले के प्रशासन में ये बहुत चलता था कि सबसे ऊपर कौन है, उसके नीचे कौन है, और इसी क्रम में ऑर्डर चलता था। लेकिन अब हायरार्की की जगह जो डिसीजन है वो ग्रुप में लिए जाने लगे हैं, जैसे प्रधानमंत्री की सलाहकार परिषद, नीति आयोग। तो वर्तमान समय में क्या है कि जो डिसीजन है उसको ग्रुप में लेना ज्यादा अच्छा माना जाता है।
इसके साथ ही कुछ देखिए नई वैल्यूज भी हैं, कुछ नए मूल्य भी हैं जो पब्लिक सर्विसेज में आ गए हैं, जैसे कि फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है, मान लीजिए कि आप एक अधिकारी हैं, तो आपको यह अधिकार दिया जाता है कि आप अपने हिसाब से कुछ डिसीजन ले सकें। इसके साथ ही देखिए जो हमारे प्रशासन में परिवर्तन आ रहे हैं, हमारे समाज में, अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आ रहे हैं, उसके हिसाब से जो पब्लिक सर्विस है इसकी वैल्यूज भी चेंज हो रही हैं। तो कुछ नई वैल्यूज हैं, कुछ नए मूल्य हैं जो पब्लिक सर्विस में आकर के जुड़ गए हैं, जैसे कि फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है? मान लीजिए आप एक अधिकारी हैं, तो आपको बहुत सारे डिसीजन लेना होंगे हर दिन। तो ऐसे में अगर आप केवल प्रोसीजर को फॉलो करते रह जाएंगे तो जो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है वो बहुत स्लो हो जाएगा, आप डिसीजन को बहुत धीरे धीरे ले पाएंगे। तो ऐसे में आपको काफी कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है कि आप अपने अकॉर्डिंग चीजों को मैनेज करें, यानी कि किसी जगह पे मान लीजिए तालाब बनना है या नहीं बनना है, इसका डिसीजन लेने का आपको अधिकार दिया जाता है। किसी जगह पे कौन सी परियोजना चलाई जाना है, इसका डिसीजन लेने का आपको अधिकार दिया जाता है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट हो सके। यानी कि जो आपके निर्णय हैं उसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है। इसके साथ ही आज का जो प्रशासन है इसमें इनोवेशन को बहुत ज्यादा मूल्य दिया जाता है। अगर आप एक ऐसे अधिकारी हैं जो रिस्क लेते हैं, यानी कि आप लोगों की भलाई के लिए, समाज की सेवा के लिए अगर लगातार रिस्क लेते रहते हैं, तो इसका भी प्रशासन में बहुत ज्यादा मूल्य है। यानी कि मान लीजिए आप कोई ऐसा तरीका निकालते हैं, कोई नई तकनीक निकालते हैं जिससे कि परियोजनाओं को जल्दी पूरा किया जा सकता है, भले ही इसमें आपका कुछ रिस्क हो सकता है कि आप असफल हो जाएं, लेकिन फिर भी अगर आप रिस्क लेते हैं, कुछ नए तरीके से, इनोवेटिव तरीके से काम करते हैं, तो वर्तमान प्रशासन में इसका बहुत ज्यादा मूल्य है। इसके साथ ही प्रशासन इफिशियंट बने, इफेक्टिव बने, इन चीजों के ऊपर भी बहुत ज्यादा मूल्य है। टीम स्पिरिट होना चाहिए, यानी कि जब आप काम कर रहे हैं तो देखिए आपको कई सारे विभागों के साथ मिलकर के काम करना होता है। जैसे कि जो वाटर वाले विभाग है वो रोड से जुड़ा है, ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ा है। तो ऐसे में जितने भी विभाग हैं ये सभी आपस में जुड़े होते हैं, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, कोई भी विभाग हो, ये आपस में जुड़े होते हैं। तो आपको जो सारे विभाग हैं इनको एक टीम के रूप में देखना होता है। और देखिए अंतिम आता है कंपटीशन, यानी कि आज का प्रशासन कैसा है कि मान लीजिए 5 अधिकारी हैं, इन 5 अधिकारियों में से जो सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा उसी को आगे चल के ज्यादा प्रमोशन के चांसेस होंगे। हालांकि ये अभी भारतीय प्रशासन में पूरी तरह से नहीं हो पाया है, हमारे यहाँ अभी भी एक्सपीरियंस के आधार पे प्रमोशन होता है, लेकिन फिर भी जो एक्सपीरियंस के आधार पे भी प्रमोशन होता है उसमें भी उन लोगों को वरीयता दी जाती है जिनके अंदर प्रशासन को चलाने की बहुत ज्यादा योग्यता होती है। तो कंपटीशन भी एक नया मूल्य है जो हमारे प्रशासन का, पब्लिक सर्विसेज का हिस्सा बन चुका है। तो देखिए यहां तक हम लोगों ने देखा कि जो हमारी पब्लिक सर्विसेज हैं, यानी कि जो जन सेवाएं हैं, इनके मूल्यों में परिवर्तन आ रहा है। अब देखिए क्वेश्चन उठता है कि इसके पीछे का कारण क्या है, यानी कि ये परिवर्तन क्यों आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे पहले मैं आपको एक बार बैकग्राउंड इसका बताऊंगा, उसके बाद यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं इनको हम लोग समझेंगे। तो देखिए भारत में एक नए तरह का प्रशासन तब आया जब भारत में ब्रिटिश हुकूमत ने अपने पैर जमा लिए। तो जो ब्रिटिश हुकूमत का प्रशासन था वो जाहिर सी बात है जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं था और जनता के प्रति असंवेदनशील था। यानी कि जो जनता की समस्याएं थी उससे प्रशासन को ज्यादा लेना देना नहीं होता था। तो लंबे समय तक ये जो ब्रिटिश हुकूमत वाला प्रशासन है इसके गुण भारतीय प्रशासन में बने रहे, यानी कि आजादी के बाद भी हमारा जो प्रशासन है वो असंवेदनशील या इनसेंसिटिव बना रहा। इसके साथ ही देखिए जो भारत है उसने समाजवादी व्यवस्था को अपनाया और हमारे देश में जो प्रोडक्शन था उसमें से अधिकतर जो हिस्सा है वो सरकार के कब्जे में रहा। यानी कि एक फैक्ट्री किन चीजों का उत्पादन कर सकती है, कितना उत्पादन कर सकती है, एक व्यक्ति अपने पास कितने अनाज का भंडारण कर सकता है, इस तरह के सभी डिसीजन सरकार के द्वारा लिए जाते थे। तो अब देखिए सरकार कोई डिसीजन लेगी तो उसको लागू करने का काम करेगा प्रशासन। तो यानी कि जो प्रशासन है वो हमेशा नियामक की भूमिका में रहता था और बल्कि ये एक नियंत्रण रखने वाले अंग की तरह, इंस्टीट्यूशन की तरह भूमिका में रहता था। यानी कि जो प्रशासन है वो सभी कामों पे नियंत्रण रखता था। लेकिन देखिए 1991 में क्या हुआ, 1990 के बाद क्या हुआ कि भारत में आर्थिक सुधार किए गए। अब देखिए वर्तमान समय में हमारा उद्देश्य क्या है कि ज्यादा से ज्यादा जो निजी कंपनियां हैं वो हमारे देश में आए और निवेश करें। इसके साथ ही जो भारत के भी उद्योगपति हैं वो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें।
जिससे कि रोजगार वगैरह के अवसर उपलब्ध हो सके। अब देखिए, अगर आप चाहते हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगाएं, तो आपको लोगों को सहायता देना होगी उद्योगों को लगाने के लिए, यानी कि आपको फैसिलिटीज देना होगी। तो अब जब प्रशासन का काम हो गया फैसिलिटीज देना, तो जो प्रशासन के कार्य हैं उसमें परिवर्तन आ गया। जो प्रशासन वर्क करता था उसमें परिवर्तन आ गया। अब प्रशासन को रूल और रेगुलेशन केवल नहीं बनाना है, बल्कि सुविधाएं प्रदान करना है जनता को भी और उद्योगपतियों वगैरह को भी। तो जाहिर सी बात है, जब हमारी आर्थिक दशाएं चेंज हो गई, प्रशासन की डिमांड चेंज हो गई, तो जो प्रशासन है इसमें नए मूल्य आ जाएंगे। यही कारण है कि हमारे प्रशासन में वर्तमान समय में कई सारे जो नए मूल्य हैं वो इंट्रोड्यूस हुए हैं, या कह लीजिए ये नए मूल्य आए हैं। तो जैसे कि जो हमारा प्रशासन है वो अब रेगुलेटर नहीं रहा है, ये फैसिलिटेटर हो गया है। फैसिलिटेटर मतलब जो फैसिलिटीज देता है। जैसे कि आप अगर एक उद्योग लगाना चाहते हैं, तो आज का प्रशासन जो है वो आपको फैसिलिटीज देगा। इसी के साथ आप किसी भी तरह की जो पब्लिक सर्विस है, इसमें माना जाता है कि प्रशासन का काम है लोगों को फैसिलिटीज देना। जैसे कि जो पहले का प्रशासन है उसमें केवल ट्रांसपेरेंसी और अनबायस्डनेस, इन दो चीजों को महत्व दिया जाता था कि आपका काम पारदर्शी होना चाहिए, आप कुछ बेईमानी ना कर रहे हो और आप भेदभाव ना कर रहे हो, ऐसा ना कर रहे हो कि किसी एक वर्ग को फायदा पहुंचा रहे हैं। लेकिन अब केवल इतने से काम नहीं चलेगा, ये तो होना ही चाहिए। इसके साथ ही आपके जो हैंड्स हैं वो हेल्पिंग होना चाहिए। यानी कि आप ये नहीं कह सकते हैं कि जनता को चाहे लाभ मिले या ना मिले, इससे मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब आपको जनता को लाभ योजनाओं का देना ही पड़ेगा। केवल पारदर्शी होना, भेदभाव से रहित होना इतना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि योजनाओं का लाभ आपको जनता तक पहुंचाना होगा। ये आज के प्रशासन की मांग है। इसके साथ ही हम लोग रेगुलेशन से डेवलपमेंट की ओर बढ़ गए हैं। यानी कि आज क्या है कि हम डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। जैसे कि जो हमारे वीकर सेक्शन है, तो इन वीकर सेक्शन का विकास कैसे किया जाए, इसके ऊपर हमारा बहुत ज्यादा ध्यान है। जैसे कि जो सर पे मैला ढोलने की प्रथा है, इसको किस तरह से नष्ट किया जाए, इसके ऊपर हमारा बहुत ज्यादा ध्यान है। तो आज हम लोग अलग अलग वर्गों के डेवलपमेंट की तरफ बढ़ गए हैं। ऐसे में जाहिर सी बात है प्रशासन को ज्यादा संवेदनशील होना होगा। इस तरह के जो वर्ग हैं उनके प्रति आप में एक सरलता होना चाहिए, कंपैशन होना चाहिए। इसके साथ ही देखिए, एक जो बहुत बड़ी वर्तमान समय की क्रांति है वो है प्रशासन में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इंट्रोड्यूस होना। ये देखिए, सूचना क्रांति ने क्या किया है कि अब आप एक वेबसाइट पे जा सकते हैं, आप देख सकते हैं कि जो पब्लिक सर्विसेज हैं वो किस तरह से काम कर रही हैं, आप किसी योजना के लाभार्थी हैं या नहीं हैं। जब आप ये सारी चीजें देख सकते हैं, तो अगर एक अधिकारी मान लीजिए आप एक योजना के लाभार्थी हैं, आपको लाभ मिलना चाहिए, लेकिन एक अधिकारी अगर आपको लाभ नहीं दे रहा है, तो आप क्वेश्चन उठा सकते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत उससे पूछ सकते हैं। यानी कि ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इसने भी हमारे प्रशासन के मूल्यों में बहुत बड़े परिवर्तन लाए हैं। इसके साथ ही देखिए, अब क्या है कि एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा टेक्निकल हो गया है, स्पेशलाइज्ड हो गया है। यानी कि आज का जो प्रशासन है, इसमें आपको कंप्यूटर है, तकनीक है, हर चीज का आपको ज्ञान होना चाहिए। तो ऐसे में जो प्रशासन के मूल्य हैं वो भी परिवर्तित हो गए हैं। यानी कि आज आपको टीम वर्क की जरूरत पड़ेगी। आपकी जो टीम है उसमें एक व्यक्ति होगा जो कंप्यूटर के किसी एक भाग का स्पेशलिस्ट होगा, दूसरा व्यक्ति किसी दूसरी तरह की टेक्नोलॉजी, मान लीजिए जीपीएस या इस तरह की किसी टेक्नोलॉजी का स्पेशलिस्ट होगा, तीसरा व्यक्ति हो सकता है मैपिंग का स्पेशलिस्ट है। तो इससे मतलब ये है कि हर व्यक्ति क्योंकि अपने अपने क्षेत्र में स्पेशलिस्ट होता है, तो कई सारे स्पेशलिस्ट एक साथ मिलकर के टीम वर्क करते हैं। इसके साथ ही देखिए, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट आया है। ये न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का टॉपिक शायद मैं आपको आगे डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है, इसमें क्या है कि पहले समय में केवल हायरार्की चलती थी, जैसा कि मैंने बताया कि सबसे बड़ा अधिकारी कौन, उससे छोटा अधिकारी कौन। अब वहां से हम लोग हट गए हैं और हम लोग लीडरशिप है, विजन है, इस तरफ चले गए हैं। यानी कि जो अधिकारी है उसका विजन क्या है, किस तरह से वो प्रशासन में पब्लिक सर्विसेज के लिए लीडरशिप प्रोवाइड कर रहा है, ये सारी चीजें आज ज्यादा महत्व की हो गई हैं। यानी कि जो नया पब्लिक मैनेजमेंट आया है, जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट आया है, इसकी वजह से भी हमारे प्रशासन के मूल्यों में परिवर्तन आए हैं। देखिए, जब आप प्रशासन में काम करते हैं, यानी कि सिविल सेवाओं में काम करते हैं, तो कई बार आपके सामने द्वंद्वात्मक स्थितियां भी आ जाती हैं। यानी कि आपके सामने दो विकल्प होते हैं और इन दोनों में से किसी एक विकल्प का आपको चुनाव करना होता है।
जैसे कि देखिए, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। कई बार जो आपके सीनियर होते हैं, जो सुपीरियर होते हैं, वो आपसे कुछ और करने को कह रहे होते हैं, लेकिन आपको लगता है कि जो जनता का हित है वो किसी अन्य बात में है। अब देखिए, अगर यहाँ पर आपको डिसऑनेस्ट होने की सलाह दी जा रही है, यानी कि अगर आपको बेईमानी करने को कहा जा रहा है, तो बहुत ही सिंपल चुनाव है कि आप इस काम को नहीं करेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो डायरेक्टिव है, जो सुपीरियर आपको निर्देश दे रहा है, वो एकदम सही है कानून की दृष्टि से, लेकिन आपको लगता है कि इस निर्देश का पालन करने से जनता को लाभ नहीं होगा। तो ऐसे में अब आप कौन से विकल्प का चुनाव करेंगे? देखिए, जब भी ऐसी परिस्थिति आए, तो पहली बात तो है कि आपको बीच का रास्ता ढूंढना चाहिए। यानी कि पहले तो आप जो आपके सुपीरियर हैं उनको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि आप जो बात कह रहे हैं उसके पीछे का क्या तर्क है। इसके साथ ही कभी भी आप एक्सट्रीम में नहीं जाएंगे। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपके जितने भी सुपीरियर हैं, आप सभी के विरोध में चले गए और आपके जो मन में था वो आपने कर लिया। इसकी जगह पे आप हमेशा एक ऐसा रास्ता अपनाएंगे जिससे जन कल्याण भी हो सके, और इसके साथ ही जो प्रशासन में आपके सुपीरियर्स का निर्देश है उसका भी पालन हो सके। लेकिन अगर आपसे यहाँ पे डिसऑनेस्ट होने को कहा जा रहा है, करप्शन करने को कहा जा रहा है, तो आप निश्चित रूप से जो आपको निर्देश दिया जा रहा है उसको आप लिखित में मांगेंगे, क्योंकि लिखित में कभी भी आपको लिख करके ये कभी भी नहीं कहा जा सकता है कि आप करप्शन कीजिए। इसके साथ ही देखिए, दूसरा पॉइंट आता है सीक्रेसी वर्सेस ट्रांसपेरेंसी। तो यहां पर देखिए क्या है, कई बार क्या होता है कि प्रशासन की कुछ ऐसी सूचनाएं होती हैं जो आम जनता को देना उचित नहीं होता है, लेकिन इसके साथ ही जो आरटीआई है, जो राइट टू इंफॉर्मेशन है, इसके तहत आपके ऊपर एक दबाव होता है कि आप जनता को, आम लोगों को कुछ सूचनाएं दें। तो ऐसे में आपके सामने एक द्वंद आ जाता है कि इस सूचना को दिया जाए लोगों को, आम लोगों के सामने इस सूचना को रखा जाए, या इस सूचना को छुपा लिया जाए। अब देखिए, यहां पर जो आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस है वो काम करती है। यानी कि आपको अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस के माध्यम से यह सोचना होगा कि जन कल्याण किसमें है, क्योंकि अल्टीमेटली तो आपको जनता की सेवा करना है। तो जिसमें लोगों का कल्याण है वो काम आप करिए, ना ही इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हमेशा सूचनाओं को दे ही दिया जाना चाहिए, और आप ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि हमेशा सूचनाओं को छुपा लिया जाना चाहिए। जिसमें जनता का ज्यादा कल्याण है वो काम आप करेंगे। इसके साथ ही प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट वर्सेस नॉन डिस्क्रिमिनेशन। कई बार देखिए क्या होता है कि आपको लोगों को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देना होता है। जैसे कि अगर आप एक अधिकारी हैं और कोई मंत्री है, कोई नेता है, आपके क्षेत्र के कोई पार्षद हैं, वो आपके पास आ जाते हैं, तो उन्हें आप लाइन में नहीं लगाते हैं, उनको आप डायरेक्ट ऑफिस में आने देते हैं। ऐसे में आपके मन में एक द्वंद भी आता है कि जब आम लोग लाइन में लगे हुए हैं, तो ये व्यक्ति सीधे अंदर क्यों आ जा रहा है। तो यानी कि जो आप लोगों को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देते हैं, कुछ लोगों के साथ जो विशेष बर्ताव करते हैं, और जो आप चाहते हैं कि किसी के साथ भेदभाव ना किया जाए, इसके बीच में एक द्वंद की स्थिति आ जाती है। यहां पर देखिए, आपको बहुत ही प्रैक्टिकल होना है। कई बार क्या होता है, जो नए नए स्टूडेंट्स आते हैं, जो अभी 21 साल 22 साल के हैं, वो निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि नहीं, ये सब गलत है, हमारे ऑफिस में कोई भी व्यक्ति आए उसको हम लाइन में लगा देंगे। देखिए, ये सही तरीका नहीं है। आप जब प्रशासन में काम करते हैं तो आपको बहुत ही व्यवहारिक तरीके से काम करना होता है। आपको समझना होता है कि जो व्यक्ति आपके ऑफिस में आया है उसके टाइम की वैल्यू क्या है, यहां से जाने के बाद उसको किस तरह के काम करने हैं। तो उसी हिसाब से आप प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट भी दे देते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसका समय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो ऐसे में आप उसको लाइन में नहीं लगाएंगे। कोई बड़ा डॉक्टर आ गया है, कोई भी इस तरह का व्यक्ति आ गया है, तो कहां पे प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देना है और कहां पे नहीं देना है, ये भी आप अपने विवेक से डिसाइड करते हैं। कई बार क्या होता है कि कुछ योजनाओं के लाभ की जरूरत एक विशेष वर्ग को ज्यादा होती है। तो जैसे कि अगर वर्तमान की बात करें तो जो कोविड का टीकाकरण हो रहा है, इसमें वृद्ध लोगों को पहले टीका दिया गया। इसका कारण क्या है कि उनको टीके की ज्यादा जरूरत थी। तो यानी कि जो वैक्सीनेशन है उसमें प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट किया गया, लेकिन इसको हम भेदभाव नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसके पीछे का जो तर्क है वो बहुत मजबूत है। तो इसी तरीके से अगर आप कभी भी प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो आपका जो इसके बैक में तर्क है वो मजबूत होना चाहिए। इसके बाद देखिए, एक और द्वंद जो है वो आपके सामने आ सकता है, ऑनेस्टी वर्सेस एफिशिएंसी। देखिए, ये द्वंद क्या है। मान लीजिए कि आप जहां पर अधिकारी हैं, आप जहां पे ऑफिसर हैं,
आपके नीचे के जो सबऑर्डिनेट हैं वो रिश्वत लेते हैं। मान लीजिए आप किसी आरटीओ के विभाग में जाते हैं, रोड वगैरह के विभाग में, तो यहाँ पे एक कॉमन प्रैक्टिस देखी जाती है कि जो आपके अधीनस्थ कर्मचारी हैं, जो सबऑर्डिनेट हैं, वो रिश्वत वगैरह ले रहे हैं। आप चाहते हैं कि ये जो रिश्वत की व्यवस्था है ये समाप्त हो जाए, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा प्रेशर डालेंगे तो ये जो आपके इम्प्लॉय हैं ये काम करना बंद कर देंगे, ये सही तरीके से काम नहीं करेंगे। तो ऐसे में अब आपके सामने क्या समस्या आ जाती है। अगर आप चाहते हैं कि काम एफिशिएंटली होता रहे, सही तरीके से होता रहे, तो आपको इस व्यवस्था को बर्दाश्त करना होगा। वहीं पे अगर आप इस व्यवस्था को तोड़ते हैं तो जो जन सेवा का काम है वो बाधित हो जाएगा। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। एक जो सबसे अच्छा सॉल्यूशन है वो है टेक्नोलॉजी। जितना ज्यादा आप काम को टेक्नोलॉजी के ऊपर निर्भर बनाएंगे और मनुष्य का हस्तक्षेप जितना कम होगा, उतना ही भ्रष्टाचार भी कम होगा। जैसे कि कई सारे जो प्रोसीजर हैं, अगर आप उसको ऑनलाइन कर देते हैं, जैसे कि मान लीजिए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जो एप्लीकेशन देना होती है, अगर व्यक्ति उसको घर से ही दे सकता है, तो ऐसे में जो भ्रष्टाचार है वो कम होने लगेगा। तो यानी कि अलग अलग जो वर्क है, जब आप उसको ऑनलाइन करने लगते हैं, आप जब उसको सूचना क्रांति से जोड़ देते हैं, तो ऐसे में भ्रष्टाचार कम हो जाता है। इसके साथ ही मान लीजिए आप कोई कड़े एक्शन लेने लगते हैं, जिससे कि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज नीचे चला जाता है कि आपको काम भी करना होगा और ईमानदारी से भी करना होगा। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति अपना काम सही से नहीं कर रहा है और आप उसको सस्पेंड कर देते हैं, तो ऐसे में जो बाकी अधीनस्थ कर्मचारी हैं उनके पास एक मैसेज चला जाएगा कि इस तरह के एक्शन बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। और अंतिम रूप से देखिए आता है रूल वर्सेस फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए कई बार क्या होता है कि जैसे एक फाइल है, ये फाइल मान लीजिए ऊपर तक जाना है, ऊपर के अधिकारियों तक। अगर ये ऐसे नियम कानूनों में फंस जाएगी तो क्या होगा कि रूल में फंस करके जो काम है वो बहुत धीमा हो जाएगा। देखिए इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। तो जो दिल्ली में आपके एजुकेशन मिनिस्टर हैं मनीष सिसोदिया जी, उनके पास और भी कई सारे मंत्रालयों का भार है। तो जो मनीष सिसोदिया जी हैं, इनका जो एक मीटिंग थी, वो आपको यूट्यूब पर देखने को मिल जाएगी, उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली जो कोविड के पेशेंट्स हैं उनके लिए ये कुछ एक्स्ट्रा जो बेड होते हैं, इनकी व्यवस्था करना चाहते थे, जिससे कि जो कोविड के पेशेंट हैं उनको राहत पहुंचाई जा सके। लेकिन समस्या ये आ रही थी कि अगर हम रूल के हिसाब से, प्रोसीजर के हिसाब से काम करेंगे, तो इस काम को होने में बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, और जो कोविड के लिए बेड चाहिए हैं वो तुरंत चाहिए हैं। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि मैं पहले ही जितने भी रूल्स हैं उनको पहले ही मैं फ्लेक्सिबल बना रहा हूं, यानी कि पहले से ही मैं अनुमति दे रहा हूं कि इस काम को किया जाना है, चाहे कोई भी प्रोसीजर बीच में आ रहा हो। यानी कि इस काम को तुरंत करिए, बिना किसी देरी के करिए। तो ये एक यही एग्जाम्पल है कि जब आप अधिकारियों को फ्लेक्सिबिलिटी दे देते हैं, यानी आप अधिकारियों से कह देते हैं कि देखिए ये काम होना है, इसके लिए अगर आपको कुछ रूल्स को छोड़ना पड़े तो आप छोड़ सकते हैं, तो जो काम है वो ज्यादा तेजी से होने लगता है। तो ये आपके सामने प्रशासन में एक समस्या रहती है कि आप किस चीज को महत्व देंगे। अगर आप रूल को बहुत ज्यादा महत्व देंगे तो जो डिसीजन मेकिंग है उसमें डिले होने लगेगा, वो देरी से होने लगेगी। अगर फ्लेक्सिबिलिटी को बहुत ही ज्यादा महत्व दे दिया, रूल को बिल्कुल ही छोड़ दिया, तो ऐसे में करप्शन की समस्या आ सकती है, क्योंकि फिर लोग जो है, जो आपके अधीनस्थ हैं, वो मनमानी करने लगेंगे। तो ये भी एक आपका एथिकल कंसर्न होता है, और इसको भी आपका जो विवेक है, आपकी जो इंटेलिजेंस है, उसके माध्यम से आप हल करते हैं। इसके बाद देखिए आता है कि जो हमारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है उनमें भी इस तरह के द्वंद आते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक बहुत बड़ी प्राइवेट कंपनी है, अब इस कंपनी को किस तरह से काम करना चाहिए, ये ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाए या फिर जो इसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरा करे। देखिए प्रॉफिट कमाने में क्या है, जब ये ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाएगी तो इसको फिर से इन्वेस्ट करेगी, जब फिर से इन्वेस्ट करेगी तो और पैसा आएगा, इससे कंपनी और बड़ी होगी। लेकिन अगर ये इस प्रॉफिट को इन्वेस्ट नहीं करेगी तो जो दूसरी कंपनियां हैं वो आगे निकलने लगेंगी, क्योंकि वो अपने प्रॉफिट को इन्वेस्ट कर रही हैं रिसर्च के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, तो वो कंपनियां आगे निकल जाएंगी। ऐसे में इस कंपनी के सामने एक समस्या है कि ये प्रॉफिट के ऊपर ज्यादा ध्यान दे या इसके जो सामाजिक कर्तव्य हैं उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दे। अब देखिए जो कंपनियां लाभ कमाती हैं, इसके लिए ये रिसोर्सेस का इस्तेमाल करती हैं, यानी कि संसाधनों का। जैसे पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है, वायु का इस्तेमाल किया जा रहा है, मिट्टी का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जितने भी संसाधनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये सभी संसाधन पूरी पृथ्वी के हैं।
ये किसी एक व्यक्ति के नहीं है। तो ऐसे में कंपनी की निश्चित रूप से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है समाज के प्रति, क्योंकि ये समाज के संसाधनों का उपयोग करके ही लाभ कमा रही है। तो कंपनी के सामने एक द्वंद रहता है कि ये प्रॉफिट पे ज्यादा ध्यान दे या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। अब देखिए ऐसे में क्या है, जो टाटा जैसी कंपनियां हैं वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे काफी ध्यान देती हैं। इसके साथ ही आपने देखा होगा अभी जब कोविड की महामारी चल रही है तो बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज ने अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा किया। कुछ कंपनीज बिना काम के भी अपने एम्प्लॉय को सैलरी देती रही, कुछ कंपनीज ने जो डोनेशन के माध्यम से हमारी सरकार की सहायता की। तो यानी कि यहाँ पर भी जो आपका निर्णय है वो विवेकशील तरीके से लिया जाता है, और कोई भी कंपनी कुछ भी लॉजिक दे लेकिन वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकती। इसके साथ ही देखिए आता है प्रॉफिट वर्सेस एम्प्लॉय वेलफेयर। अब देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है, मान लीजिए आपकी एक दुकान है, इसके ऊपर 10 लोग काम करते हैं। अगर आप इन 10 लोगों को बहुत ज्यादा वेतन देंगे तो आपका जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप इनको देखिए बहुत कम वेतन देंगे तो इसका मतलब ये नहीं है, हालांकि इनडायरेक्टली तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, लेकिन जब आप या आप कह लीजिए कि जब आप सीधे तौर पे देखेंगे तो आपको प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन जब आप इनडायरेक्टली देखेंगे, अप्रत्यक्ष तौर पे देखेंगे, तो आपको इससे नुकसान हो रहा होगा। क्योंकि जब आप वेतन कम देंगे एम्प्लॉय को तो उसका मोटिवेशन भी काम करने का कम रहेगा। इसके साथ ही वो उतना ज्यादा हेल्दी नहीं रहेगा क्योंकि अपनी हेल्थ के ऊपर इतना ज्यादा खर्च नहीं कर पाएगा। इसके साथ ही वो जॉब स्विच करने के बारे में सोचने लगेगा, जहां पे उसे ज्यादा वेतन मिल सकता है वहां जाने का सोचने लगेगा। तो इससे क्या होगा, लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान होगा। यानी कि प्रॉफिट के साथ साथ आपको जो एम्प्लॉय की वेलफेयर है उसके ऊपर भी ध्यान देना होगा कि एम्प्लॉय कितने घंटे काम करेगा, क्या उसकी सैलरी होगी, किन कंडीशंस में वो काम करेगा, जहां पर काम कर रहा है वहां की कंडीशन कैसी है स्थान की। इन सब चीजों पे भी आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि जो एक अच्छा एम्प्लॉय है वो आपकी कंपनी के एक एसेट के समान होता है, यानी कि उसकी एक संपत्ति की तरह होता है। तो ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप प्रॉफिट के साथ साथ एम्प्लॉय वेलफेयर पे भी ध्यान दें। इसके साथ ही देखिए एक और जो कंसर्न है वो है ऑटोमेशन वर्सेस एम्प्लॉयमेंट। अब देखिए मान लीजिए एक कंपनी है जो मोटर कार्स बनाती है। तो ये जो कार बनाने की कंपनी है, ट्रक बनाने की कंपनी है, अगर ये ऑटोमेशन कर देगी, रोबोट के माध्यम से इन कामों को करने लगेगी, तो कंपनी में निश्चित रूप से कई लोगों का रोजगार चला जाएगा। लेकिन इसके देखिए विरोध की बात भी सही है, अगर ये कंपनी ऐसा नहीं करती है और दूसरी कंपनियां रोबोट से काम लेने लगती हैं, तो ये जो दूसरी कंपनियां हैं इनकी कार मार्केट में सस्ती बिकेगी। और जब ये कार सस्ती बिकेगी तो ऐसी कंपनी जो ऑटोमेशन का उपयोग नहीं कर रही है उसको वो पिछड़ जाएगी, उसका प्रोडक्ट मार्केट में बिकना बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे भी एक द्वंद रहता है कि कंपनी ऑटोमेशन को बढ़ावा दे या ना दे। इसको लेकर के देखिए जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम जैसी स्कीम है वो भी इसीलिए सामने आ रही हैं। इसके साथ ही देखिए आखिरी चीज बचती है प्रमोटर का हित वर्सेस शेयर होल्डर का हित। देखिए प्रमोटर कौन है, ऐसे लोग जो कंपनी के मालिक हैं, जिनके पास कंपनी के 10%, 20%, 5% शेयर हैं, यानी कि जिनके पास बड़ी मात्रा में कंपनी का शेयर है, और जो कंपनी के आप कह लीजिए मालिक हैं। शेयर होल्डर कौन है, वो छोटे छोटे लोग जिन्होंने कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। मान लीजिए जो रिलायंस कंपनी है या जो टाटा कंपनी है, अगर आपने इसके शेयर को ले रखा है शेयर मार्केट से, स्टॉक मार्केट से, तो आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हो जाते हैं। अब ऐसे में देखिए जो कंपनी है वो किसके हितों पर ज्यादा ध्यान दे रही है, प्रमोटर के हित के ऊपर या शेयर होल्डर के हित के ऊपर। ये भी एक डिलेमा आ जाता है, ये भी एक तरह का कंसर्न आ जाता है। तो यहाँ पर भी एक बैलेंस चाहिए होता है कि प्रमोटर के हित के साथ साथ शेयर होल्डर के हित का भी ध्यान रखा जाए। अब देखिए हम लोग बात करेंगे कि जो हमारे लॉज होते हैं, रूल है, रेगुलेशन है, कंसाइंस यानी कि अंतरात्मा की आवाज है, ये सारी चीजें किस तरह से हमें नैतिकता के मार्ग पे ले जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे लॉज की। देखिए लॉ बेसिकली क्या है, ये एक तरह का संहिताकरण है, यानी कि आप समाज में किस तरह का व्यवहार कर सकते हैं जब इसको लिख दिया जाता है सरकार के द्वारा, तो इसको हम लोग कहते हैं कानून। तो यानी कि जो आपकी गवर्निंग अथॉरिटी होती है, जो आपके देश में शासन करने वाली संस्था होती है, उसके द्वारा कानून का निर्माण किया जाता है। जैसे भारत में जो केंद्र सरकार है, जो राज्य सरकारें हैं, उनके द्वारा कानूनों का निर्माण किया जाता है। और देखिए जो सबसे बड़ी बात है कि अगर आप कानून को नहीं मानते हैं, अगर आप लॉस को नहीं मानते हैं,
तो आपके लिए दंड का भी प्रावधान होता है, यानी कि आपके ऊपर पेनाल्टी लगाई जाएगी, पनिशमेंट भी हो सकता है। अब देखिए क्या है, यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया है और ये क्वेश्चन की तरह भी आप ले सकते हैं, यानी कि ये क्वेश्चन की तरह भी पूछा जाता है। एज द डिग्री ऑफ डेमोक्रेसी इन गवर्नेंस इंक्रीजेस, लॉ मार्चेस टुवर्ड्स एथिक्स। देखिए जब आप कानून का पालन करते हैं तो आप एक नैतिक व्यक्ति होते हैं। जैसे कि अगर आप मान लीजिए जो रोड पर चलने के कानून है उनका पालन करते हैं, हेलमेट लगाते हैं, या फिर जब आप नियमों का पालन करते हैं, जो लॉकडाउन के नियम है, सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क लगाना है, इस तरह से जो भी आप काम करते हैं तब आप एक नैतिक व्यक्ति होते हैं। और जब इन कानूनों को, इन नियमों को आप तोड़ते हैं तो आप अनैतिक काम कर रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपकी सामाजिक जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है। लेकिन इसके साथ ही एक और तथ्य है, अंतरात्मा की आवाज, यानी कि आपका कंसाइंस। देखिए ये कंसाइंस क्या है। अब हम जो बचपन से बड़े होते हैं तो बहुत सारे हमको एक्सपीरियंस होते हैं, हमने बहुत सारी कहानियां सुनी है राम भगवान की, कृष्ण की, क्या नैतिक है क्या अनैतिक है, इसका हमारा अपना एक पैमाना होता है। कुछ चीजों को हम बहुत ज्यादा मूल्य देते हैं, कुछ लोगों से प्रेरित होते हैं, आप स्वामी विवेकानंद से या फिर अब्दुल कलाम से, किसी से भी प्रेरित हो सकते हैं। तो इस आधार पे आपके अंतरात्मा की आवाज का निर्धारण होता है, आपकी अंतरात्मा की आवाज का निर्माण होता है। और कई बार देखिए आपके सामने जब कोई काम हो रहा होता है, कुछ कार्य किया जा रहा होता है, तो वैसे तो प्रोसीजर के हिसाब से, नियम कानून इन सभी के हिसाब से ये काम सही होता है, लेकिन आपके अंदर से एक आवाज लगातार आ रही होती है कि ये काम गलत हो रहा है, क्योंकि शायद इससे लोगों को नुकसान होगा, या फिर आपको ये नैतिक रूप से सही नहीं लगता है। अब देखिए जो आपकी अंतरात्मा की आवाज है, ऐसा नहीं है कि ये हमेशा सही होती है। इसका कारण है, मैंने आपको बताया कि आपकी जो कंडीशनिंग है, बचपन से आप जिस माहौल में बड़े हुए हैं उसी हिसाब से आपकी अंतरात्मा की आवाज होती है। तो हो सकता है किसी व्यक्ति की अंतरात्मा की आवाज कहे कि होमोसेक्सुअल्स को राइट देना सही नहीं है, या ट्रांसजेंडर को राइट देना सही नहीं है, इनको अधिकार देना सही नहीं है, लेकिन उसकी जो अंतरात्मा की आवाज है वो सही नहीं होगी। तो यानी कि अंतरात्मा की आवाज सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। लेकिन हाँ, जो आपकी अंतरात्मा की आवाज है, कई बार ऐसा देखा गया है, ये आपको नैतिकता का मार्ग दिखाती है। जब आप कुछ गलत करने जा रहे होते हैं तो ये आपको गलत करने से रोकती है और आपको एक सही रास्ता दिखाती है। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक स्टोरी बता के आज का लेक्चर खत्म करूंगा। एक बार क्या होता है, देखिए एक लाइट हाउस है। लाइट हाउस इस तरह का होता है जहां पे आकर के, ये जो बेसिकली लाइट हाउस होता है, ये आसपास के जो शिप्स होते हैं उनको रास्ता दिखाता है, लाइट दिखाता है, जिससे शिप आकर के किनारे पे लड़ ना जाए। अब देखिए एक बार क्या होता है, इस लाइट हाउस में एक आदमी है जो काम करता है। ये आदमी को जिम्मेदारी क्या दी गई है कि आप जो लाइट हाउस की लाइट है उसको लगातार जलाते रखिए, जिससे कि कोई जहाज लड़ ना जाए। तो इसके लिए इसको करना क्या है, इसके पास कुछ तेल है, इस तेल को ये लगातार ईंधन के रूप में जो यहाँ पर लाइट हाउस का इंजन है उसमें डालता रहता है, और इस तेल से क्या होता है कि ये जो लाइट हाउस की लाइट है जलती रहती है। एक दिन इसके पास एक परिवार आता है। ये परिवार जो है काफी भूखा है, इसके साथ ही ठंड से ठिठुर रहा है। अब अगर इसको तुरंत जो है कुछ गर्मी की व्यवस्था नहीं की जाती है तो ये परिवार की मृत्यु हो सकती है। तो ये जो जो व्यक्ति है जो काम करता है, जाहिर सी बात है इसका हृदय पिघल जाता है, इसको लगता है कि परिवार की मदद की जाना चाहिए। तो परिवार के लिए ये भोजन का प्रबंध कर देता है, और इसके साथ ही ये जो तेल है, इस तेल को दे देता है परिवार को कि ठीक है आप इसका उपयोग करिए ईंधन के रूप में, और आपकी जो ठंड है उसको आप दूर कर लीजिए। लेकिन देखिए क्या होता है, उसी रात में ये जो लाइट हाउस की लाइट है फिर वो नहीं जल पाती है, क्योंकि तेल जो है ईंधन के रूप में खर्च हो जाता है यहाँ पर। अब जब लाइट नहीं जलती है तो जो सुबह है, जब वो सुबह देखता है तो बड़े बड़े जहाज जो हैं वहां पर टकराए होते हैं, हजारों लोग डूब रहे होते हैं, बहुत सारे लोग डूब गए होते हैं। ये सब क्यों हुआ, क्योंकि इस व्यक्ति ने अपनी अंतरात्मा की जो आवाज सुनी वो इसने गलत तरीके से सुन ली। इसने अपनी इमोशंस को तो सुना, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल नहीं किया। इसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। इसने 3-4 लोगों का जीवन बचाने के लिए कई हजार लोगों का जो जीवन है उसको दांव पे लगा दिया। तो यानी कि जो आपकी अंतरात्मा की आवाज है ये सही या गलत हो सकती है, और ऐसे में आप क्या कर सकते हैं कि किसी दूसरे योग्य व्यक्ति से आप कंसल्ट कर सकते हैं कि देखिए मुझे लगता है कि इस तरह का काम करना चाहिए, इसके ऊपर आपकी क्या राय है।